अपने बात रखे आदरणीय चांद मोहम्मद साहब। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में आरंभ की गई। साथियों, ईवीएम के जरिए इस देश में एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है जिस तंत्र को, जिस व्यवस्था को या जिस व्यवस्था के तिलिस्म को या जिस व्यवस्था के गुलामी के पिंजड़े को हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने अपने जीवन की बाजी लगाकर, अपने जीवन की कुर्बानी देकर जिस व्यवस्था को बदलने का काम किया, आज ईवीएम नाम के तिलिस्म से, इस ईवीएम नाम के हथियार से आज पुनः उस व्यवस्था को थोपने का लगातार पिछले 2 दशक से षड्यंत्र किया जा रहा है। पिछले 20 सालों से लगातार ये षड्यंत्र किया जा रहा है। साथियों, ये षड्यंत्र करने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? तो इस देश में वामसेफ और वामसेफ के संस्थापक लोगों ने जिस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन का संकल्प रखा, समाज के अंदर जो जागृति और चेतना पैदा की और आदरणीय मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में व्यापक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जब सामाजिक जागृति और चेतना और दोस्त और दुश्मन की समझ पैदा हुई, उस दौर में जो बढ़ती हुई जागृति थी, बढ़ते हुए सामाजिक आंदोलन का प्रभाव था, बढ़ते हुए अधिकारों के प्रति जागृति का जो प्रभाव था, लोगों के अंदर जो चेतना आई कि हमें अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर भेजना है। लोगों के अंदर जब वोट की महत्व की बातें समझ में आई, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की वो बातें याद आई जिसने इस मरे हुए समाज के अंदर स्वाभिमान जागृत किया और नारा दिया बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे लोगों के अंदर इस नारे से जब चेतना आई, वोट के अधिकार और महत्व की समझ जब पैदा हुई, तो हमारे लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम शुरू किया। हमारे लोगों ने अपने समाज के जनप्रतिनिधियों को विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर भेजने का काम शुरू किया और अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पे परिवर्तन भी हुआ। लेकिन उस परिवर्तन को रोकने के लिए इस देश में वोट के वैल्यू को, वोट के अधिकार को जीरो करने के लिए, वोट के महत्व को खत्म करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टियों ने ईवीएम नाम का एक तंत्र और इस देश के बहुजनों के अधिकारों को खत्म करने वाला षड्यंत्र नामक एक यंत्र लाया। तो इस ईवीएम नाम के तंत्र के जरिए इस देश के बहुजनों के अधिकारों को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और पिछले 2 दशक से अगर हम बात करें, लगातार ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जो अधिकार संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अथक संघर्ष और उनके प्रयास की वजह से मिला, आज वो संविधान में मिले अधिकार को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में निकाली जा रही है। साथियों, अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन मूल निवासी नायक मान्यवर मोहम्मद मेश्राम साहब जैसी शख्सियत अगर हमारे बीच में मौजूद है, तो इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुलाम
नहीं बनाया जा सकता। साथियों, आज उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो व्यवस्था आज हमारे हक अधिकार को खत्म करने का काम कर रहा है, और उस व्यवस्था का जो साधन है ईवीएम नाम का तंत्र, उस तंत्र को खत्म करने के लिए आज माननीय मोहन मिश्राम साहब जमीनी सतह पे संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। साथियों, जिस तरह से बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी मान्यवर मोहन मिश्राम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, ये ईवीएम को खत्म करने की लड़ाई है, वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर हमें दिया और उसमें अधिकार लिखकर दिए, उन अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। इस बचाने की लड़ाई में मैं अपने कौम के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। ईवीएम से चुनी हुई सरकारों ने पिछले 2 दशक में भारत के मुसलमानों को अनटचेबल बना दिया, छूट बना दिया। ये व्यवस्था लोगों के जरूरत से चुनकर आज सरकारें नहीं आ रही है, बल्कि ईवीएम से घोटाला करके चुनकर सरकारें आ रही है। इसलिए इस देश में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते हुए अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए और उसे समाप्त करने के लिए, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न ना हो समाज और देश में, उसके लिए कोई प्रयास इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि संवेदनहीन मशीनों से पैदा होने वाले लोगों के अंदर कोई संवेदना नाम की चीज आज नहीं है। इसलिए साथियों, इस बदलाव, इस परिवर्तन की लड़ाई में हमारे लोगों को बड़े पैमाने पे साथ सहयोग करना होगा। आखिरी चंद पत्तियां आपके बीच में समर्पित करके अपनी बातें मैं खत्म करूंगा। मातृशक्तियां बैठी हैं, बेहद कम ऐसा मौका देखने को मिलता है कि जिस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पे हमारे कौम की माँ बहने, मूल निवासी बहुजन समाज से जो है माँ बहने, इस तरह के कार्यक्रमों में अधिकारों की जागृति और अधिकारों की लड़ाई और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में महिलाओं का इतने बड़े पैमाने पर भागीदारी हो। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से चीते बड़ा नहीं करते, बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। साथियों, इस लड़ाई में हम सभी लोगों को साथ सहयोग करने की जरूरत है और आने वाली नस्लों के अस्तित्व और वजूद को बचाने की लड़ाई माननीय मोहन मिश्राम साहब लड़ रहे हैं। इस लड़ाई का हमारे लोगों को तन मन धन से हिस्सा बन के साथ सहयोग करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चांद मोहम्मद साहब, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली। आप हमारे बीच में बात रख रहे थे और आप इस देश में मजलूम समाज को आजाद कराने के लिए अपनी जीवन जवानी लगा रहे हैं। और अध्यक्षता करने से पहले मैं माननीय मुन्नालाल भारती जी से चाहूंगा आए और मात्र 5 मिनट के समय में स्वागत गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद साहब का अध्यक्षीय भाषण हम लोग सुनेंगे। माननीय मुन्नालाल भारती, जल्दी। हेलो, आप सभी को जयपुर निवासी ब्रह्मागणीय संचालक महोदय जी, हमारे मंच पे बैठे मुख्य अतिथि, मार्गदर्शक हम लोगों के मोहन मिश्राम साहब जी,
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए एक स्वागत गीत का समय मिला है, मैं प्रस्तुत करता हूँ। कि अरे सेवा में आपकी बाजीला जवार, पतिया मन भावेला। सेवा में आपकी बाजीला जवार, पतिया मन भावेला। मूल निवासिन का बहुते बा प्यार, अरे मूल निवासिन का बहुते बा प्यार, पतिया मन भावेला। कांसी राम साहब के मिशनवा, कांसी राम साहब के मिशनवा, देशवा में घूम के बताई विधनवा, देशवा में घूम के बताई विधनवा। लड़ीला लड़ाई मिली अपने अधिकार, और लड़ीला लड़ाई मिली अपने अधिकार, बतिया मन भावेला। ए भी हम पलड़ी पिछड़ा गिनती पे लड़ीला, ए भी हम पलड़ी पिछड़ा गिनती पे लड़ीला। बाबा साहब लिखल जवन वही के कहिला, बुरा भइल सब सरकार, अरे बुरा भइल सब सरकार, बतिया मन भावेला। सेवा में आपकी बजीला जवार, बतिया मन भावेला। पीछे थोड़ा सा ये आपको देखिए हाल है, कुछ लोग समाज के अंदर रंगदारी भी दिखाना चालू कर देते हैं, तो उस पर लिखना पड़ा हमको कि पिछड़ा समाज के न समझे ले भाई, और पिछड़ा समाज के न समझे ले भाई। बासर काम अपन रुबवा जमाई, अरे कहला पर बुझे नहीं बतिया हमार, बतिया मन भावेला। 5 किलो राशन पर गईला भुलाई, अपने अधिकार के समझला ना भाई। काहे नहीं बुझला तू अटवा के भार, बतिया मन भावेला। पूर्व गणेश कहे समझिला ये भाई, एक दिन बिकई बजवन बाटे महंगाई। अरे मुन्ना लाल कहे एक दिन होई बा शिकार, बतिया मन भावेला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों में माननीय लालसा जी वो पत्नी रमेश गौड़ प्रभारी राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ मऊ, मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप आए और साहब को 3000 रुपए का चेक साहब को भेंट करना चाहती हैं। तो माननीय लालसा जी पत्नी रमेश गौड़ प्रभारी राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ मऊ, आप आए और साहब को 3000 रुपए की चेक भेंट करें। और भी अगर कोई साथी साहब को व्यक्तिगत अभी भी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं तो वो लोग साहब को अभी व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं, अगर कोई साथी करना चाह रहे हैं। तो मैं अब माननीय बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक माननीय मनोज यादव जी को निवेदन करता हूँ कि आप अपने मुख्य साहब को आमंत्रित करें। माननीय मनोज जी। आरएस प्रजापति जी कहेंगे हमारे मार्गदर्शक है, मंच पर आ जाए। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा चल रही है, आदरणीय बाबा मेश्राम साहब के नेतृत्व में
हम सभी जनपद के कार्यकर्ता साथी, क्षेत्र की जनता, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, सभी लोगों का अपने जनपद में आप सबका, अपने गृह जनपद में आप सबका, प्रशासन के लोगों का, इलाऊ के लोगों का और साथ में बैठे हमारे पत्रकार बंधु, मैं सबका अपने दिल के गहराई से, अपने संगठन के तरफ से, बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से सबका आभार, स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते। साथियों, जितना आपने इंतजार किया, आपके इंतजार का, धैर्य का बहुत ही साहस है, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। बहुत ही अदब के साथ, निवेदन के साथ हम अपने बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय मूल निवासी नायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब को देश में आमंत्रित करता हूं, आप आए और जनता को दिशा निर्देशन करें। 67-37 कार जो है सड़क पे है उसको किनारे कर लिया जाए। 67-37 नंबर की गाड़ी जो है उसको आप लोग बगल कर ले सड़क से। हेलो हेलो साथियों, साथियों मैं देख लेता हूँ, बहुत छोटा काम है। साथियों, हेलो साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राष्ट्रव्यापी जागरण और महाजागरण अभियान चल रहा है। और आज रामलीला मैदान, सिपाही, इब्राहिमाबाद, मधुबन, मऊ, यहाँ पर ये परिवर्तन यात्रा आ पहुंची है। ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई जा रही है, ये 365 दिन तक चलेगी। जो पहली हमारी परिवर्तन यात्रा थी वो 180 दिन चली थी, और ये जो परिवर्तन यात्रा है ये 365 दिन तक चलेगी। देश में 714 जिले हैं, इसमें से 674 जिलों में नॉर्थ ईस्ट रीजन के जिले अगर छोड़ दिए जाए, आसाम से आगे
त्रिपुरा से आगे जितने भी स्टेट है, अगर वो स्टेट छोड़ दिए जाएं तो बाकी सारे स्टेट, लगभग 31 स्टेट में ये राष्ट्रव्यापी जागरण महाजागरण अभियान ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का चलाया जा रहा है। साथियों, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का राष्ट्रव्यापी महाजागरण अभियान क्यों चलाया जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में निर्णय दिया। 8 अक्टूबर 2013 को। मैं कोई काल्पनिक बात आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, या मैं अपने मन की बात आपको नहीं बता रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईवीएम मशीन के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन के द्वारा निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन के द्वारा पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है। इतना बड़ा फैसला कि इस देश में ईवीएम मशीन घोटाला करके चुनाव कर रही है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईवीएम मशीन घोटाला करके चुनाव कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला देने के पहले यूरोप में जो सबसे बड़ा देश है जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, चुनाव से उसे रद्द किया जाता है। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम मशीन लगाने पर ही पाबंदी लगा दी। तो ईवीएम मशीन जर्मन की और ईवीएम मशीन भारत की एक ही है, दो नहीं है। जब जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन पर पाबंदी लगाई तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता चुनाव, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये 3 शब्दों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये 3 शब्दों का एक अर्थ है, वो है ईवीएम मशीन घोटाला करती। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में हमारे कितने लोगों को जानकारी है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है और उससे ऊपर कोई अदालत नहीं है। ये सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। तहसील कोर्ट में जब मैजिस्ट्रेट कोई फैसला देता है तो वो जिला कोर्ट में बदल सकता है। आप में से कुछ लोगों को ये जानकारी होगी कि यहाँ जिला कोर्ट में वो बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला बदलने के लिए कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है,
संविधान के द्वारा निर्माण की हुई अदालत है और सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला संविधान के अनुसार उसे कानून का दर्जा हासिल है। कितने लोगों को मालूम है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में घोटाला होता है ये फैसला दिया 8 अक्टूबर 2013 को, और भारत के अखबारों ने, भारत के टीवी चैनलों ने इसकी खबर आपको नहीं बताई। भारत के अखबारों ने, भारत के टीवी वालों ने, चैनल वालों ने आपको इसकी कोई खबर नहीं दिखाई, कोई खबर नहीं बताई, कोई जानकारी नहीं दी। इसका क्या मतलब है? इसका भी एक मतलब है कि जो मीडिया वाले हैं वो ईवीएम के घोटाले में शामिल है। तो ईवीएम का घोटाला देशद्रोह का काम है। 140 करोड़ जनता के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। देश के साथ धोखा होगा तो देशद्रोह तो माना जाएगा। तो चुनाव आयोग के द्वारा देशद्रोह का काम किया जा रहा है, इतना भयंकर काम किया जा रहा है, और अखबार वालों ने, टीवी वालों ने इसकी कोई खबर आपको नहीं बताई। अगर आपको इसकी खबर बताई होती तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत थी? मुझे इतना बड़ा सारे देश भर में 365 दिन का अभियान चलाने की क्या जरूरत थी? अगर अखबार वालों ने आपको बता दिया होता। नहीं बताई मीडिया वालों ने। इसलिए मैं मीडिया वालों को भी इस देशद्रोह में शामिल मानता हूं। देश में मीडिया से लोग बहुत डरते हैं, मीडिया से बहुत डरते हैं। वो मीडिया बहुत ताकतवर है। वो जो भारत का मीडिया, जो ताकतवर मीडिया है, उसको मैं कह रहा हूं कि तुम देशद्रोह में शामिल हो। उसकी औकात है तो मेरा बिगाड़ ले, उसकी औकात है तो मेरा बिगाड़ ले। डर उसको होता है जो साले 2 नंबरी धंधा करते हैं, 2 नंबरी काम करते हैं, उनको डर होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों ने देशद्रोह का काम किया। केवल चुनाव आयोग ने ही नहीं किया, ये मीडिया वालों ने भी किया। अगर आपको ये जानकारी बताई होती, आपको जागृत करने की जिम्मेदारी थी मीडिया की। मीडिया कोई साबुन बनाने वाला धंधा नहीं है। जिन्हें लोग बताए कि मीडिया साबुन बनाने का धंधा नहीं है। मीडिया भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके तहत अखबार चलाने की अनुमति लेनी पड़ती है। साबुन का धंधा चलाने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस से आप साबुन बना सकते हो, अखबार इंडस्ट्रियल लाइसेंस से नहीं चलाया जा सकता। अखबार चलाने के लिए आर्टिकल संविधान का 19 जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अनुमति लेनी पड़ती है। वो छोटा मोटा मामला नहीं है। लोगों को जगाने के लिए लोकतंत्र में मीडिया बनाया गया, और भारत के मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला, उसकी खबर नहीं छापी। अखबार के फ्रंट पेज पर छापा जाना चाहिए था, उस पर एडिटोरियल लिखा जाना चाहिए था, संपादकीय लिखा जाना चाहिए था, एक्सपर्ट्स लोगों के ओपिनियन बताया जाना चाहिए था, और समस्त भारतवर्ष के नागरिकों को जो वोट का अधिकार रखने वाले लोग हैं, वो जगाने का काम करना चाहिए था। ये काम मीडिया का है, आर्टिकल 19 के तहत ये काम उसको करना चाहिए था। नहीं किया, नहीं किया तो फिर उनको देशद्रोह में शामिल तो माना जाएगा ना।
इसलिए ये बात कह रहा हूं। बहुत ताकतवर अपने आप को कहते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्यों नहीं बिगाड़ पाते? मेरी तो सारी 4 लाइन जो 1 लाइन की खबर छापने की औकात नहीं। अगर कोई नेता टट्टी को जाता है, सारे उसकी खबर छाप देते। ये नेताजी को टट्टी लगे, उसकी खबर छाप देते। ये देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का काम है। 1 लाइन की खबर नहीं छापते, क्योंकि उनको मालूम है इस पे तो सारे मीडिया वालों ही वामन मिश्राम लपेटे में ले लेगा। वो कहाँ जाएंगे? अभी तो मैं मैदान में लड़ रहा हूँ, अभी तो भारत बंद होने वाला है इस मुद्दे पर, तो फिर देखेंगे। मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। साथियों, ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये जब फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने और एक फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि ये जो घोटाला हो रहा है ईवीएम मशीन के द्वारा, इसे रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले को रोकना होगा, और रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और मशीन लगाया। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। तो अब 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक 3 तरीके से वोट हो रहा है। आपको एक घोटाला समझाने के लिए 3 तरीके से जो वोट हो रहा है उसे समझाना होगा आपको। तो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि ये 3 तरीके से वोट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आपको याद होगा, पहले बैलेट पेपर चलता था। सबसे पहले हमारे देश में बैलेट पेपर चलता था। तो जब आप बूथ पर वोट डालने के लिए जाते थे, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। बैलेट पेपर देने के बाद आप देखते थे कि उम्मीदवारों के नाम क्या है, उम्मीदवारों के नाम देखते थे। फिर उसके बाद उसका चुनाव निशान देखते थे कि उम्मीदवारों का चुनाव निशान क्या है, वो देखते थे। क्या चुनाव निशान? गला, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। ऐसे ही चुनाव निशान नहीं होते। आप लोग जानते ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। मैं भी जानता हूं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते, मगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बात समझाना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे समझाना है आपको। जो बात मैं समझ चुका हूं, मेरे अकेले के समझने से क्या होगा, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। जब आप देखते थे कि चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, तो भी सोचते थे उस समय, 1950 की बात है, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा आप लोगों का मनोरंजन भी न होना चाहिए, क्योंकि ये ईवीएम का मामला थोड़ा टेंशन वाला मामला। थोड़ा मनोरंजन होगा तो टेंशन रिलीज होगा। तो फिर आप सोचते थे चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो क्या होता था उस समय बैलेट पेपर में, तो आपको मोहर देखनी पड़ती। मोहर तो आपको मोहर होती थी, तो मोहर उठाते। अरे शाही नहीं, तो फिर आप क्या करते थे, इंक का पैड होता था, तो आप हाँ शाही लगते थे। शाही लगने के बाद आप देखते थे कि मुझे तो कुत्ते को वोट देना है, तो आप क्या करते थे, ये मोहर जो है कुत्ते पर ऐसा रखते थे। हाँ लग गया, बराबर लग गया है, जहां मैं लगाना चाहता हूं वही लग गया है। दोनों आंखों से देखते थे, तसल्ली कर लेते थे, हाँ बराबर लगा ना, हाँ बराबर लग गया है। और फिर आप क्या करते थे, इस तरह से फोल्ड करते थे। फोल्ड करने के बाद
और छोटा फोल्ड करते थे, फिर छोटा फोल्ड करते थे और छोटा फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देते थे और निश्चिंत होकर घर में जाते थे, ये सोचकर जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर आप घर में जाते थे। ऐसा होता था बैलेट पेपर में। अब ईवीएम आ गया। अब ईवीएम पे देखो क्या होता है। आप वोट डालने के लिए जाते हो और आप बटन दबाते हो। अब मुहर नहीं है, अब बटन दबाते हो। बटन दबाने के बाद क्योंकि आपको मोहर लगी है ठीक से या नहीं लगी है, आदत पड़ी हुई है, तो आप देखते हो बटन दबाने के बाद में कि साइकिल पर, हाथी पर, पंजे पर, कमल के फूल पर, जिस पर भी आप लगाना चाहते हो, आप जब बटन दबाते हैं तो देखते कि मोहर लगी कि नहीं लगी, देखते सब कुछ ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं दे रहा। 2004, 2009 में उस मशीन में दिखाई नहीं देता था। मैं 2004 और 9 की बात कर रहा हूं। दिखाई नहीं देता था। जब दिखाई नहीं देता था तो आप लोग क्या करते थे? अरे साला मेरा वोट इधर उधर तो नहीं, ऐसा मेरा वोट सारा इधर उधर तो नहीं दिख नहीं रहा है। तो चुनाव आयोग का कर्मचारी देखता और आता और उसको कहता, वोट देने वाले को कहता, क्या कहता? हो गया, हो गया ना, हो गया। इधर से आए थे, इधर जब जल्दी जाओ। वो कर्मचारी उसको भगा देता, उसी का ट्रेनिंग था, धोखाधड़ी में वो भी शामिल, उसको भगा देता। 2004 में, 2009 में जो ईवीएम मशीन थी, उस बटन दबाने के बाद आंखों से दिखाई नहीं देता था जैसे बैलेट पेपर पर आंखों से दिखाई देता था। तो जब नहीं दिखाई देता था तो घोटाला हुआ। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएस नरसिंह राव सारा दस्तावेज इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट को सारे दस्तावेज दिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये निर्णय, चीफ जस्टिस का क्या हुआ है, केवल जस्टिस का नहीं, जस्टिस सदाशिवम चीफ जस्टिस का दिया हुआ फैसला है। चीफ जस्टिस ने जो भी ईवीएम में घोटाला होता है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सबूत पेश किए उसकी छानबीन की। चीफ जस्टिस ने छानबीन की। चीफ जस्टिस ने छानबीन करने के बाद कहा ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। पारदर्शी शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देता था। ये ईवीएम पारदर्शी नहीं है। ये जब फैसला 8 अक्टूबर 2013 को दिया तो 14 को लोकसभा का चुनाव था। 14 को लोकसभा का चुनाव था और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, इसलिए ईवीएम अंग्रेजी का नाम है। मैं आपको ईवीएम मशीन का सरल नाम बताता हूं, सरल नाम, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ईवीएम का नाम घोटाला करने वाली मशीन। अच्छा, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर मशीन का मैंने नाम रखा, घोटाला करने वाली मशीन। ईवीएम अंग्रेजी शब्द है, आपको हिंदी में सरल नाम बताया कि ईवीएम का नाम घोटाला करने वाली मशीन। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर दिया, इस घोटाले को पकड़ना होगा, तो पकड़ने वाली मशीन लगाया। उस मशीन का नाम था पेपर ट्रेल।
पेपर ट्रेल भी अंग्रेजी नाम है, तो उसका सरल नाम बताता हूं हिंदी में, घोटाला पकड़ने वाली मशीन होगी। दो मशीन, घोटाला करने वाली मशीन और घोटाला पकड़ने वाली मशीन। घोटाला पकड़ने वाली मशीन 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद 2014 का चुनाव हुआ और इस चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई गई। ध्यान रखो, बात बता रहा हूं। 2004 में, 2009 में ये जो ईवीएम मशीन थी, ये आंखों से दिखाई नहीं देता था। 2014 में पेपर ट्रेल मशीन लगी, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगी। ये ईवीएम मशीन खरीदने का, आदेश देने का अधिकार किसके पास था? चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार था। तो चुनाव आयोग के लोग कंपनी वालों को बुलाते थे, आ जाए क्या काम है, मशीन कंपनी वाले गए चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग को पूछा, ईवीएम मशीन में क्या फीचर्स रहेंगे, क्या क्या विशेषता रहेगी? तो चुनाव आयोग ने कंपनी वालों को कहा, घोटाला करने वाली मशीन बनानी। कंपनी वालों ने कहा, बहुत धीरे से बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। कहा कि 2 नंबरी काम है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं सारी दीवार ने सुन लिया, पुलिस वालों को खबर कर दिया, तो इसलिए ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। ये घोटाला करने वाली मशीन बनानी है, इतने जोर से नहीं बोल सकता। घोटाला करने वाली मशीन बनानी। अच्छा, घोटाला करने वाली मशीन ज्यादा पैसा लगेगा। क्यों? घोटाला करने वाली बनाना भाई, तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ना भिड़ाना पड़ेगा। साला घोटाला करना है, आसानी से थोड़ी घोटाला होता। घोटाला करने के लिए बहुत दुनिया भरे का मशीन में डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। तो हमें ही ज्यादा खर्चा आएगा, तो तुम्हें सस्ते में कैसा देंगे? महंगा होगा। सस्ता मशीन बना दे सकते हैं आपको, क्या कैसे? ईमानदार मशीन चाहते हो तो दे सस्ता नहीं, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए, घोटाला करने वाली ही मशीन चाहिए। ज्यादा पैसा लगेगा चलेगा, हमारे चुनाव आयोग के कर्मचारी, चुनाव आयोग के कमिश्नर के जेब से थोड़ी पैसा जाता है। वो तो भारत की जो प्रजा है, वो भारत सरकार को टैक्स देती है, वो टैक्स में से एक मशीन खरीदना है, हमारे जेब से थोड़ी पैसा देना है। गरीब से गरीब आदमी भी भारत सरकार को टैक्स देता है। जिसके पास सब्जी खाने के लिए नहीं है, वो भी टैक्स देता है। टाटा, बिरला, अंबानी को डॉक्टरों ने कहा, ध्यान रखो, टाटा, बिरला, अंबानी को डॉक्टरों ने कहा थोड़ा नमक कम खाओ। टाटा, बिरला, अंबानी को बड़ा गुस्सा है। डॉक्टरों का गरीब समझ रखा है, नमक कम खाने के लिए बोल रहे हो, गरीब गरीब समझ रखा है। डॉक्टर ने कहा ये नमक खाना कम ज्यादा, इसका गरीबी के साथ संबंध नहीं है। तो किसके साथ संबंध है? ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए आपको कह रहे हैं थोड़ा नमक कम खा। अच्छा, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो गरीब लोग जब उसको सब्जी खाने को नहीं मिलती तो नमक के साथ रोटी खाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता जब वो ज्यादा नमक खाता है? तो डॉक्टर कहता है
गरीब के शरीर में ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा। साला ब्लड ही नहीं, प्रेशर कहां से होगा? प्रेशर होने के लिए ब्लड ना ज्यादा होना चाहिए, ब्लड ही नहीं साला प्रेशर होगा, कहां से होगा? साथियों, ईवीएम मशीन खरीदने के लिए घोटाला करने वाली मशीन खरीदने का ऑर्डर देने वाला चुनाव आयोग, उसे पहले से मालूम है ईवीएम में घोटाला होता है। घोटाला करने वाली मशीन लगाई पहले से मालूम है, इसलिए उसको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई है। अगर ये ज्यादा संख्या में लगाई तो ज्यादा घोटाला पकड़ा जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया? पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन 0.33% लगाया। 0.33 का मतलब समझते हैं? आधा % भी नहीं लगाया, 0.50 नहीं लगाया, 0.33% लगाया। और कहां लगाया? नागालैंड, मिजोरम। यहाँ तो बैठे हुए लोगों को भी नागालैंड मिजोरम तो सुना भी नहीं होगा, तो क्लास में बच्चों को टीचर लोग बताते तब मालूम होता है। नागालैंड मिजोरम वहां लगाया, प्लेन एरिया में यूपी के बिहार के नहीं लगाया। तो भारत के प्रजा को कैसे मालूम होगा? अखबार वालों ने खबर नहीं दी। मशीन लगाई होती तो मालूम होता कि ये दूसरी मशीन क्यों लगाई, तो चुनाव आयोग को बताना पड़ता कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। इस घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी मशीन लगाई, बताना पड़ता। बताना ना पड़े इसके लिए चुनाव आयोग ने नागालैंड मिजोरम में लगाया, ताकि लोगों को पता ही नहीं चले। सारा का सारा चुनाव आयोग इस घोटाले में सक्रिय रूप से सहभागी है, और इसलिए वहां उन्होंने नागालैंड मिजोरम लगाया, और वो भी 0.33% लगाया। उस समय आप वोट डालने के लिए गए, वोट डालने के लिए गए, पेपर ट्रेल मशीन लगी थी, आपने बटन दबाया, आंखों से दिखाई दिया। पेपर ट्रेल मशीन में व्यवस्था है, ईवीएम में नहीं, पेपर ट्रेल में व्यवस्था है, आंखों से दिखाई दिया। आपने जिस किसी पर भी बटन दबाया, पेपर ट्रेल लगने की वजह से आंखों से दिखाई दिया, मगर कितनी जगह दिखाई दिया? 0.33% दिखाई दिया। बाकी कितनी जगह बच गया? 99.67% नहीं लगाया, 99.67 नहीं लगाया। एज गुड एज लगभग चुनाव आयोग ने लगाया ही नहीं। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का होने के बावजूद भी नहीं लगाया। इसलिए चुनाव आयोग देशद्रोह में सहभागी है। और इस तरह से साथियों 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, और ये चुनाव जीतने की वजह क्या थी? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, जीवीएल नरसिंह राव ने 2004-2009 में कांग्रेस में घोटाला करके चुनाव जीता। इसलिए कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, तो अडवाणी जी ने कहा था सारे देश के लोगों को बताऊंगा कि कांग्रेस ने 4 और 9 को घोटाला करके चुनाव जीता। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा अगर अडवाणी जी सारे देश को बताएंगे, सारे देश भर में आग लग जाएगी, कांग्रेस के दफ्तरों में आग लगेगी, सारा देश असंतोष में फैल जाएगा, देश खतरे में पड़ेगा, देश को बचाना होगा। आरएसएस ने कहा बचाए, देश को बचाएं, हमें क्या फायदा होगा? आरएसएस ने कांग्रेस को पूछा हमें क्या फायदा होगा? आप तो देशभक्त लोग हैं ना, आरएसएस के लोग देशभक्त लोग, और देश बच रहा है तो आपको क्या चाहिए? देशभक्त लोग हैं,
आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, अरे ये एससी एसटी ओबीसी को लोगों को बुड़बक बनाने के लिए ना हम राष्ट्रभक्त कहते हैं अपने को। हम राष्ट्रभक्त थोड़ी है। तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की, हमारी पार्टी ब्राह्मणों की, दोनों ब्राह्मणों की तो ब्राह्मण ईमानदार होता है, देशभक्त होता है। अब दोनों के दोनों विदेशी है। अब विदेशी लोग देशभक्त होगा, कैसे होगा? तो ये बात मत कहिए, ये आपका देश का फायदा होगा। हमें क्या फायदा होगा बताइए? अच्छा, तो आपको फायदा चाहिए, चलो ठीक है, 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीतो, सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया, सारे देश की मशीनरी हमारे नियंत्रण में है। 2014 का चुनाव आरएसएस भाजपा को जितवा देते हैं। आरएसएस ने कहा आपने 2004 में घोटाला करके जीता, आपने 2009 में घोटाला करके जीता, आपने दो बार सरकार बनाई और आप हमें एक कई बार घोटाला का सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये बराबरी की बात है? आपने 2 बार घोटाला किया, 2 बार सरकार बनाई, हमको एक कई बार सरकार बनाने की बात है, ये कोई बराबरी की बात है? कांग्रेस की आप भी 2 बार करना चाहते हैं? हम तो कांग्रेसी लोग हैं, हम तो 2 नंबरी लोग हैं, सारे देश के लोग सारे हमको 2 नंबरी बोलते हैं। हमको बुरा नहीं लगता। आरएसएस ने पूछा बुरा क्यों नहीं लगता? बुरी बात है, ताकि हम है ही सारे 2 नंबरी, को हमको 2 नंबरी कोई कहे तो बुरा कैसे लगे? है ही हम 2 नंबरी। तो इसलिए आप भी अगर 2 बार घोटाला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, तो हमने इसलिए 2 बार का आपको नहीं कहा कि आप राष्ट्रभक्त लोग हैं, आप कैसा 2 नंबरी काम करेंगे, तो कहा कि ये छोड़ो, ये बराबरी होनी चाहिए। कांग्रेस और आरएसएस में समझौता हुआ और समझौता ये हुआ 2 बार कांग्रेस ने घोटाला किया, 2 बार बीजेपी आरएसएस घोटाला करेगी और 2 बार सरकार आरएसएस बीजेपी बनाएगी। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, एक सरकार बन गई, कांग्रेस ने बनवा दी, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव कमिश्नर कांग्रेस ने बनवाए थे और 14 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाओ, 2014 में नहीं लगाई, चुनाव आयोग ने 2015 में नहीं लगाई, 2016 में नहीं लगाई। जब नहीं लगाई तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। जब चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाई तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करना कोई ऐरे गहरे न तो ठहरे का काम है। अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो जज वकील के मुंह पर फाइल फेंक के मारते हैं। ठोस सबूत लेकर गए। हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को कहा, ये भी फैसला चीफ जस्टिस का। और सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा ये था आपने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने 2014, 15, 16 को नहीं लगाया। अगर पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगेगी तो इसका मतलब है ईवीएम मशीन में घोटाला जारी रहेगा, पकड़ने वाली मशीन रहेगी तो घोटाला पकड़ा जाएगा। तो इन्होंने लगाया नहीं। जब लगाया नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में निर्णय दिया। और उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर था शहीद नसीम अहमद जैदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुस्लिम आदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। डॉक्यूमेंट्री और उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में नोटिस इश्यू हुआ, चुनाव आयोग को वकील भेजना पड़ा, चुनाव आयोग हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में निर्णय दे दिया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 100%
पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कितने लोगों को पता है भारत में घोटाला पकड़ने वाली 13 लाख मशीनें, ईवीएम मशीन को 13 लाख मशीनें वामन मेश्राम ने लगवाई। ये ऑर्डर है। जो ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई गई, अरे मैंने लगवाई। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं सारे देश भर में। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस तरह से साथियों, ये निर्णय लेने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, निर्णय की कॉपी नरेंद्र मोदी के पास पहुंची। नरेंद्र मोदी ने सोचा अब 2019 का चुनाव नहीं जीत सकते, अब 2019 का चुनाव नहीं जीत सकते। वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया है। वामन मेश्राम की टांग गांधी जी की तरह सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, डबल हड्डी वाली टांग है। छोटी मोटी टांग नहीं है, ये अड़ा दिया है। अब वामन मेश्राम की टांग को साइड करना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कांग्रेस वालों को कहा, भाई 2019 के चुनाव में आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने पूछा, देश का प्रधानमंत्री कौन है? कहा हम। सरकार किसकी है? कहा हमारी है। चुनाव कमिश्नर किसने बनाया? हमने बनाया। देश की मशीनरी किसके नियंत्रण में? हमारे नियंत्रण में है। तो तुम्हें काय की मदद चाहिए हमारी? वामन मेश्राम हटाना है भाई, हम अकेला हटा नहीं सकते, इसलिए आपका मदद चाहिए। वो फंसा देगा हमको। अच्छा चलो ठीक है। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, भाजपा ने कांग्रेस को कहा, देखो 2004-2009 में आपकी घोटाले की सरकार हमने 2 बार बर्दाश्त की, आपकी भी जिम्मेदारी है कि 2 बार समझौते के तहत जो गुप्त समझौता आपके और हमारे बीच में हुआ, उसके अनुसार 2 बार सरकार बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आपको हमारी मदद करनी होगी। कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु संघवी, भारत में जो सबसे बड़ी वकील है, उस 10 वकीलों में अभिषेक मनु संघवी 10 वकीलों में बड़े वकील, बड़ा खौफ वाला वकील। अभिषेक मनु संघवी सुप्रीम कोर्ट में गए, अब केस दायर किया। अब केस में क्या लिखा? वामन मेश्राम का जो ऑर्डर है उसके अनुसार रिकाउंटिंग करना होगा और 13 लाख 15 लाख कागज के वोट जो हैं वो गिनती करने पड़ेंगे। इसको बहुत लंबा समय लगेगा, तो लंबा समय नहीं लगना चाहिए। हमारे वकील ने कांग्रेस के वकील को कहा, वकील साहब ये वामन मेश्राम का जो ऑर्डर है ये 100% का ऑर्डर है, रिकाउंटिंग 100% की होगी। आप 50% मिलान की बात कर रहे हो। 50 ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है? वकील साहब 100 में ज्यादा होता है। आप 50 की सुप्रीम कोर्ट में मांग कर रहे हो, इतना भी आपको समझ में नहीं आता कि 100 ज्यादा होता है? अरे वामन मेश्राम का 100% का ऑर्डर है, क्यों 50% की मांग कर रहे हो? ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। संविधान में कहा लिखा हुआ है जल्दी रिजल्ट लगाओ? संविधान में लिखा है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाओ, ईमानदारी से चुनाव करवाओ। कहाँ लिखा हुआ है जल्दी करवाओ, जल्दी रिजल्ट लगवाओ? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ नहीं है, फिर कैसे कह रहे हो
सुप्रीम कोर्ट में जल्दी लगाओ। जल्दी लगाना जरूरी नहीं है, ईमानदारी से चुनाव करवाना जरूरी है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। और इसलिए एक बड़ी बहस हुई और उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई को एक कांग्रेस की केस रिजेक्ट करनी थी, रिजेक्ट नहीं की। वो ये कह सकते थे कि ऑलरेडी इस पर फैसला हम दे चुके हैं, दोबारा फैसला देने की जरूरत नहीं है। मगर 100% घोटाला करके चुनाव जीता गया। नरेंद्र मोदी 2014 में भी घोटाला से प्रधानमंत्री बने, 2019 से भी घोटाला करके प्रधानमंत्री, एक घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को लोग क्या कहते हैं, बहुत ताकत, बहुत शक्तिशाली है। तो एफआईआर कर दे तो थोड़ा सा मेरे खिलाफ छोटा सा एफआईआर करा दे, इतना ताकतवर है। उसको मालूम है मोहम्मद मेश्राम के पास घोटाले के सारे सबूत है। और मैं कोई सिंगल आदमी नहीं हूं। जो आदमी आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेर सकता है, वो आरएसएस से नरेंद्र मोदी डरता है और आरएसएस मेरे से डरता है। नरेंद्र मोदी आरएसएस से डरता है, आरएसएस मोहम्मद मेश्राम से डरता है। कोई बचुआ का खेल है, संगठन की शक्ति है। इसके आधार पर ये बात कह रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं, ये सारे सबूतों के साथ बात करना। और इसलिए आपको बता रहा हूं, जब ये सारी बातें सबूतों के साथ हैं, तो 2019 का चुनाव तमाम घोटाले के साथ हुआ। 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन में जो सबूत थे घोटाले के, वो सारे सबूत चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप लोगों को बता रहा हूं कितनी भयंकर बात है। 24 सितंबर 2019 को लोकसभा चुनाव होने के बाद जो पेपर ट्रेल मशीन में घोटाले के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिए। सबूत इंडियन पीनल कोड के तहत है। पुलिस वालों को जो इंडियन पीनल कोड में सबूत नष्ट करना अपराध है, कुछ आईपीसी में सबूत नष्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस है। और चुनाव आयोग ने वो डाटा सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। पूछा गया कि कितने दिन तक ये डाटा सुरक्षित रखने का कानून है। 96B इलेक्शन कंडक्ट रूल के अनुसार 12 महीने डाटा रखना कानूनन बंधनकारक है। चुनाव आयोग को पूछा 4 महीने में क्यों डिस्ट्रॉय किया? 12 महीने रखना है ना, 4 महीने में डिस्ट्रॉय क्यों किया? चुनाव आयोग के अधिकारी को लगा ये रखेंगे, मोहम्मद मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पेपर ट्रेल मशीन को सील करके लाएगा, सारा फांसी पर चढ़ा दे। चुनाव कमिश्नर पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में है। कोई दूसरा आदमी तो लड़ ही नहीं रहा, मैं ही लड़ रहा। इसके पहले कि सुप्रीम कोर्ट जाता, पेपर ट्रेल मशीन का डाटा 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। कितनी भयंकर बातें हो रही, लिमिटलेस। कोई खबर छापा किसी अखबार, किसी मीडिया ने कोई खबर दिया? इतना सारा घोटाला हो रहा है देश भर में, चुनाव में इतना भयंकर घोटाला हो रहा है। अरे 1000 करोड़ का घोटाला नहीं, 5000 करोड़ का घोटाला नहीं। हमारे देश का 2023 का बजट कितने लाख करोड़ का पता है?
42 लाख करोड़ का। कितने लोगों को समझ में आता है? लाख नहीं, 42 लाख करोड़। इतने करोड़ का बजट है एक साल का। जो घोटाला करके सरकार बनाई उनके नियंत्रण में इतना लाख करोड़ है, 42 लाख करोड़। इतना भयंकर मामला चल रहा है देश में। और इस तरह से इस सारी परिस्थिति को रोकना होगा। नहीं रोकेंगे, आपका वोट का अधिकार समाप्त हो गया। वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार है, राजा चुनने का अधिकार है। वोट के अधिकार में दो बड़े अधिकार है, राजा बनने का, राजा चुनने का। राजा चुनने का अधिकार छोटा अधिकार है, राजा बनने का अधिकार बड़ा अधिकार। आपको दोनों अधिकार, राजा चुनने का भी, राजा बनने का भी अधिकार है। वोट का अधिकार आपके वोट को चुरा लिया, मशीन के अंदर जाके चुरा लिया। क्योंकि ईवीएम मशीन में जब आपका वोट जाता है उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, और मशीन के अंदर ही अंदर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। सारी दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफरेबल होता है। अगर सारी दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफरेबल होता है, ईवीएम का डाटा भी ट्रांसफरेबल है। आपने ये इलेक्ट्रॉनिक है, इस पर आपने मैसेज टाइप किया, दूसरे के नाम पर भेज दिया, गया ना, जाता ना। उसी तरह से जब मोबाइल से जा सकता है, ईवीएम में नहीं जा सकता। अरे यहाँ का डाटा अमेरिका में जाता है, ईवीएम का डाटा ईवीएम में नहीं जा सकता। आगे इधर इधर ये सारा का सारा घोटाला है। इसको रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको बताना होगा ईवीएम में घोटाला होता है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई, इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तुम कह रहे हो नहीं होता है। अबे गधे की औलाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, छानबीन करके दिया हुआ फैसला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दिया हुआ फैसला, तुम कहते हो नहीं हो सकता। गधे की औलाद है। कुछ लोगों ने हमें कहा ऐसा जी गधे की औलाद अच्छा नहीं लगा, तो हमने उसको कहा ठीक आ जाओ, ये इधर से गधा जा रहा है, अब बताओ ये गधा जा रहा है, इसको क्या कहो? गधा जा रहा है ऐसा ही बोलना पड़ेगा। मैंने कहा पंडित जा रहा है ऐसा बोलो। ये गधा जा रहा है तो आप बोलोगे पंडित जा रहा है। अगर तुमने गधा जाते हुए जा रहा है और तुमने कहा पंडित जा रहा है, तो तीसरा आदमी बोलेगा जो गधा है वो गधा नहीं है, एक गधे को पंडित कहने वाला साला गधा है। गधे को गधा कहना पड़ेगा, ये गधे को गधा ही कहना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, उसने छानबीन करके फैसला दिया। हमने उसको पूछा तुम किस आधार पर कह रहे हो नहीं होता? तुमने मशीन को छानबीन किया? तुमने मशीन को छानबीन करने के लिए चुनाव आयोग ने दिया? नहीं। किस आधार पर? चुनाव आयोग ने तुमको कोई ईवीएम मशीन छानबीन करने के लिए दिया? अरे कोई कानून नहीं है किसी नागरिक को छानबीन करने के देने का। वो किस आधार पर कह रहे हो नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइनल हो गया, कानून है, अब तो पेपर ट्रेल मशीन लगाया। इसलिए जगाना जरूरी है, और इसलिए जगाने का अभियान चला रहे सारे देश भर में। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग को लिख कर दे रहे हैं आप चाहते हो ईवीएम मशीन से चुनाव करवाना, कर लो, ये मशीन सुधार कर लो, ईमानदार मशीन बनवाओ, करो, तुम करना चाहते हो करो। यदि आप करना चाहते हो ईवीएम मशीन में करो,
मगर ईमानदार मशीन में करवाओ चुनाव। और अगर ऐसा नहीं किया, भारत बंद करेंगे, भारत बंद करेंगे। आपको याद होगा, हमने सीए के मुद्दे पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे पर भारत बंद किया था। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया तो आरएसएस ने प्रोपेगेंडा किया। क्या प्रोपेगेंडा किया? ये कानून मुसलमानों के विरोध में। मैं आसाम गया, आसाम जाकर के छानबीन किया। छानबीन करने के बाद पता चला कि जो 19,48,000 लोगों की नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया, उसमें केवल 5 लाख मुसलमान हैं, 14 लाख SC ST OBC के लोग हैं। इसका मतलब है 75% SC ST OBC को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि 25% मुसलमानों के विरोध में है ये कानून और 75% SC ST OBC के विरोध में है। तो हमने दिल्ली में जाके ऐलान किया, भारत बंद होगा। भारत बंद हुआ, विशाल भारत बंद हुआ। और इतना भारत बंद हुआ, इतना बड़ा भारत बंद हुआ, सीए के विरोध में इतना बड़ा भारत बंद हुआ, आज तक नरेंद्र मोदी ये औकात नहीं दिखा पाया। अमित शाह होम मिनिस्टर है, औकात नहीं दिखा पाया। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ये औकात नहीं दिखा पाया। जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया, अभी तक लागू नहीं कर पाए। उस कानून को हमने डब्बे में बंद कर दिया। भारत बंद करवा के वो कानून डब्बे में बंद करवा दिया। और 19,48,000 लोगों को, आसाम के लोगों को, जिनको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया था, सभी लोगों को नागरिकता के अधिकार बहाल कर दिए गए। भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। ये छोटा मोटा चमत्कार कहा जा सकता है। साथियों, इसका मतलब ये है कि इसके विरोध में जब हमने भारत बंद किया तो हमारी भी ताकत है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है। जो शक्तिशाली नेता का पास किया हुआ कानून हमने डब्बे में बंद कर दिया तो हम ताकतवर है। ज्यादा नहीं तो 1 इंच तो ज्यादा ही है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कानून पास किया, हमने डब्बे में बंद कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकत नहीं होती तो हम कैसे बंद करते? बंद कर दिया। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं, अगर सुधार नहीं किया भारत बंद करेंगे। और जो एनजीओ के लगभग 5 लाख संगठन भी इसके साथ जुड़ेंगे, विशाल भारत बंद होगा, करेंगे। भारत बंद करने के बाद भी चुनाव आयोग ने सुधार करने की बात को नहीं माना। 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। ऐलानिया कह रहा, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जो ईवीएम मशीन हमारी किस्मत फोड़ने में लगी हुई है, उसको बख्शेंगे नहीं। जो हमारे वोट का अधिकार छीन रही है, और वोट का अधिकार छीनने की वजह से हमारे सारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। वोट ही नहीं रहेगा तो क्या है? सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसलिए जो ईवीएम मशीन हमारी किस्मत तोड़ने में लगी हुई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, फोड़ेंगे। जब हमने ऐसा कहा तो हमारे मित्र का टेलीफोन आया और कहने लगे, मिश्रा जी, जगाने की बात तो ठीक है, मगर आपने फोड़ने की बात कही तो इससे आपको जेल होगी। तो हमारे दोस्त ने कहा ऐसे जेल होगी। हमने हमारे मित्र को कहा, ये मित्र जी, गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि छोटे हो गए? महान हो गए। तो क्यों महान हो गए? ताकि देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए महान हो गए। तो मैं कोई चोरी कर रहा हूँ, मैं कोई चकारी कर रहा हूँ, मैं कोई ठगी कर रहा हूँ? अरे लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा हूँ, देश को बचाने का काम कर रहा हूँ। अगर देश में शांतिपूर्ण चुनाव होकर बदलाव करने का अधिकार जो संविधान ने दिया, अगर बदलाव नहीं होता है तो देश में हथियार बंद आंदोलन चलेगा, हिंसा
ये ध्यान रखना होगा। आपको एक किस्सा बताता हूं। बीएसपी का एक मेरे आगरा में था, छोड़ करके बीजेपी चला गया। बीजेपी के मीटिंग में जाने लगा। बीजेपी के मीटिंग में चर्चा होती थी, अरे साला ये वामन मेश्राम का बांध है ना, अगर ये नहीं होता तो अब तक तो हमने संविधान बदल दिया। ये तो बांध है ना वामन मेश्राम का, इस वजह से ये संविधान बचा हुआ है। अरे हम बचाएंगे भारत में संविधान को, कोई बचाने की ताकत है हमारे पास, हम बचाएंगे, कोई नहीं बचा सकता, हमारे पास ताकत। ये खुद वो बीएसपी का एमएलए आगरा का बीजेपी में गया, उस बीजेपी के अंदर ये चर्चा चल रही। इसलिए साथियों, हम लोग आने वाले समय में अगर चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर उन्होंने मशीन में दुरुस्त नहीं किया, सुधार नहीं किया, फोड़ेंगे। तो आखिरी बात कहना चाहता हूं साथियों, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, 2 मिनट में समाप्त कर देता हूं। वो ये है कि सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी, तो बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने प्रोपेगेंडा किया कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया, कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया, कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 10वां चाल चल रहा है। ओबीसी की जातीय आधार गिनती अभी तक नहीं किया, जानवरों की गिनती करता है। नरेंद्र मोदी जानवरों की गिनती करता है, ओबीसी की, पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करता है। तो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ही तो पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा अपमान करने का काम कर रहे, सारे जानवरों की गिनती कर रहे, जानवरों से ओबीसी को बदतर मान रहे, तो अपना कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने चरणबद्ध इसके बारे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया। 30 मार्च 2023 को पहला चरण राष्ट्रव्यापी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का, 31 राज्यों में 5 अप्रैल को दूसरा चरण राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन, 17 अप्रैल को 23 को तीसरा चरण राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर, चौथा चरण 30 अप्रैल को भारत बंद। पिछड़े वर्ग के अधिकारों के जातीय आधार गिनती के लिए हम भारत बंद का समर्थन करेंगे। दूसरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं। अभी 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 10,000 कार्यकर्ताओं को सारे देश भर में 1 महीना कार्यक्रम करने के लिए जुटाया जा रहा है कि एक दिन में 10,000 जयंती के कार्यक्रम होने चाहिए और 30 दिन तक 3 लाख जगह पर होने चाहिए। ये सारे देश भर में इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अभियान हम लोग ऐलान कर रहे हैं। आप लोगों को अपने अपने इलाके में भी इसी तरह से कार्यक्रम करना है। आपने भी बात ध्यान से सुनी। आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूँ। ये जो ईवीएम जो आपके भविष्य का सत्यानाश कर रहा है, ईवीएम मशीन फोड़ने का हम लोगों ने निर्णय किया। कितने लोग ईवीएम मशीन फोड़ने का साथ सहयोग देना चाहते हैं? खड़े करें। तो सभी लोग फोड़ने के लिए राजी है, नहीं तो जो राजी नहीं होता उसको मैं देशद्रोही यही घोषित कर देता हूँ। अगर सारे देशभक्त निकले हैं तो मैं बख्श देता हूँ। धन्यवाद।